हेलो स्टूडेंट, कल सुबह आप लोगों का 8 मार्च 2025 का समाज शास्त्र का पेपर है और आज रात ये वीडियो आप लोग देख लेते हो। तो एक वायरल में मॉडल पेपर लेकर आया हूँ समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। कल आप लोगों का पेपर है और उसमें आपका टारगेट है 95% लेकर आना समाज शास्त्र में, और वही प्रश्न आए जो पेपर में आपका कल आएगा। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायरल पेपर में सोशियोलॉजी का लेकर आया हूँ और इस पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ जो कल आपकी सुबह 8 मार्च समाजशास्त्र के पेपर में देखने को मिल जाएगा। वायरल पेपर है, छपने वाला है पूरा, ये समझ लीजिए स्टूडेंट। पेपर कोड आप देख सकते हैं 200 एपी पेपर कोड है और इस पेपर को मैं सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। इसके सभी प्रश्न को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिख लेना है, नाम अपना जो होगा लिख लीजिएगा। 2025 का पेपर है, पेपर कोड देख लीजिए। किस डिस्ट्रिक्ट में आया ये जरूर आप लोग बताइएगा कॉमेंट में। समय आपका देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा और जो पूरा पेपर का पैटर्न रहेगा इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। निर्देश में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपका टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होता है, तो एक एक करके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताता हूं स्टूडेंट, और सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों का आने वाला है। कल आपका पेपर होगा, ऑल द बेस्ट उसके लिए। सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ स्क्रीन पर, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 1 नंबर का ये प्रश्न है और इसके राइट आंसर ए हो जाएंगे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो कि इनकी पुस्तक 1798 में प्रकाशित हुई, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसके राइट आंसर ए हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है? तो इन चारों में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है आपका? इनमें से आपका अंत विवाह हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा मैंने बहुत सारी वीडियो बहुविकल्पीय के ऊपर भी बताए हैं। तो शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में देखिए स्टूडेंट, सोशियोलॉजी के पेपर में आपके 10 बहुविकल्पीय में से आपको 1 न 2 पुस्तक से रिलेटेड आपका नाम आएगा कि भैया इस पुस्तक का नाम कौन है। तीसरा प्रश्न देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? 1 नंबर का ये प्रश्न है और इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे, एडम स्मिथ हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये आपको बताना है। 1 नंबर का आपका प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका 1955 हो जाएगा, यानी 1 जून 1955 में, ठीक है, ये निरोधक अधिनियम पारित हुआ संविधान के यानी 17 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 17 अनुच्छेद के अनुसार। तो चौथे नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है? तो इनमें से सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता और जातिवाद, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर प्रश्न देखिए, किस समाज में द्वितीय संबंध मुख्य रूप से संबंध है? द्वितीय संबंध जो है ये मुख्य रूप से संबंध है। 1 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण समाज हो जाएगा, नगरीय समाज, जनजातीय समाज या संघर्षशील समाज। तो 6 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नगरीय समाज हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण के उद्देश्य क्या है? तो जो आधुनिकीकरण का उद्देश्य है स्टूडेंट, ये सभी हो जाएगा, यानी तार्किकता, आधुनिक मशीनों का प्रयोग और आर्थिक वृद्धि, ये सारी चीजें हो जाएंगी आधुनिकीकरण के उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पर 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? 1 नंबर का ये प्रश्न है आपका और 8वें का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3 जो है आरक्षण प्रदान किया गया है, महिलाओं की बात हो रही है। तो 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? यानी ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, गतिशीलता हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही विकल्प।
तो ये 9 क्वेश्चंस आपका मैंने बता दिया। इसमें देखिए टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है। तो भारत की जो आर्थिक नीति है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान है, निजी क्षेत्र प्रधान है, इनमें से कोई नहीं, या मिश्रित क्षेत्र प्रधान। तो इनमें से भैया सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा जो पेपर का आपका पैटर्न होगा ये पूरा ऐसे ही रहेगा जो मैं इस पेपर में बताने वाला हूँ। और आपका बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू में पूछा जाएगा 10, तो तैयार कर लीजिएगा। उसमें आपको सही सही ऑप्शन लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन का होगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो मैं इसका भी प्रश्न सहित आपको उत्तर बताने वाला हूं। पेपर में आपको भैया इसका उत्तर नहीं मिलेगा, आपको उत्तर स्वयं लिखना पड़ेगा कॉपी में। कॉपी में कैसे लिखना, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न होता है, टोटल 10 प्रश्न दिए होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दिखा देता हूं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर देख लीजिए, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं स्टूडेंट ताकि क्लियर दिखे। ये देखिए, सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य हैं, जो कि यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, 4 वर्गों में बांटा गया है। ये विवरण निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है पेशा। क्या है? पेशा। इसमें देखिए, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेबलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत कर्मी, भवन और निर्माण में लगे श्रमिक आदि हैं। दूसरा इसमें देखिए, रोजगार का स्वरूप, स्वरोजगार संबंध, कृषि श्रमिक, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक, ये सब रोजगार का स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर, अति विपदाग्रस्त श्रेणियाँ, सिर पर मैला, क्या है? सिर पर मैला ढोने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियाँ चलाने वाले, माल ढुलाने, यहाँ पर देखिए ढुलाई के काम में लगे श्रमिक। और चौथा यहाँ पर आता है श्रेणियाँ, जो कि सेवा श्रेणियाँ। इसमें क्या है? यहाँ पर देखिए, दैया घरेलू, क्या है? दैया घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि। ये जो है असंगठित श्रमिकों के वर्ग हैं। 4 प्रकार है: पेशा, रोजगार का स्वरूप, अति विपदाग्रस्त श्रेणियां और सेवा श्रेणियां। तो ये आप देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है, बाकायदा मैंने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है और हमें हरित क्रांति के जो 3 प्रमुख प्रभाव हैं इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर है, हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप, इसमें और है, वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना भी है, अभी भी आत्मनिर्भर है। दूसरा है, कृषि में नवीन मशीनों, जैसे अब इसमें देखिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी की प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा। भैया कृषि का जो स्तर क्या है, ये बढ़ा और कम समय और श्रमिक में अधिक उत्पादन संभव हुआ। अब देखा जाए तो भैया पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में भैया इतना जो है डेवलप नहीं था। पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं होता था, तो क्या बैल और हल के साथ में जोतना पड़ता था। हार्वेस्टर नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, ठीक है, नहर से पानी लाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं थी। तीसरा देखिए, इसमें लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप से चली आ रही प्रथाओं, जैसे कि जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हुई। तो ये आप देख सकते हैं 13 नंबर जो प्रश्न है, आप लोग प्रश्न के उत्तर को समझिए। पेपर में आपका ये गारंटी है स्टूडेंट 100% आएगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर बता रहा हूँ आपको 3 दिनों से तैयार कर लोगे सभी को, तो उससे बाहर आपको नहीं आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों को पेपर भेज देना स्टूडेंट कमेंट में, ठीक, सॉरी मतलब इंस्टाग्राम पर आपको पेपर भेज देना जब आपका पेपर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो से नहीं आया पेपर, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट नहीं आएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेपर भेजिएगा, मैं सारे का सोल्यूशन वीडियो आपको दिखाऊंगा कि देख लीजिए मैंने पढ़ाया था, आया है कि नहीं आया है।
14 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। यानी जो भैया बहुमत प्राप्त करने वाला दल है वो क्या है, सरकार का गठन करता है। इसी को जनतांत्रिक राजनीति कहा जाता है। इसका परिभाषा आप देख लीजिए। उसको बाद में दिखा देते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। ये आपका 15 नंबर प्रश्न है और 3-3 नंबर का प्रश्न होता है स्टूडेंट, जिससे कि 30 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जब आप उत्तर देते हैं तो कंफर्म हो जाता है। इसका उत्तर है भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हैं जो हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं। यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृत और प्रजातीयता पर गर्व करता था। उसने इसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो 15 नंबर जो प्रश्न है आप उत्तर देख लीजिए। मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है। अधिकतम स्टूडेंट अभी छोड़कर चले गए होंगे, फिर बाद में जाते हैं पेपर देने, फिर कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया ही नहीं। मैं पेपर भेजने को कहता हूँ, वो पेपर ही नहीं भेजते हैं और बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो वो आता ही नहीं है। पेपर भेजिए ना, पेपर भेजिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि देख लीजिए मैंने जो पढ़ाया था वो आया है नहीं आया है। जो पढ़ाई हमारे चैनल पर रेगुलर करते हैं, ईमानदार स्टूडेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं। क्वेश्चन जो नहीं भी आता वो भी बनाकर लिख कर आते हैं। लेकिन जो एक प्रकार से आलसी स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। वो बस क्या शिकायत करते रहते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं कि कौन सी उनके अंदर कमियां हैं और कौन से एक प्रकार से वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाए हैं। आप क्वेश्चंस को कीजिए, पेपर भेजिए, मैं सोल्यूशन करके ना बताऊं फिर बताइए। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। ईमानदारी से पढ़कर जाओगे स्टूडेंट, पूरा प्रश्न का पेपर अच्छे से लिख कर आओगे, घबराओगे नहीं, सारे क्वेश्चंस को आप करके आओगे। ठीक है, मेहनत करोगे, सारी चीज़ें आपको आएंगी। और एक दिन में कोई पढ़कर अच्छे से मैं बताऊं, एक दिन में आप पढ़कर पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, ये आपका फैक्ट है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। इसमें उत्तर है औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरी का व्यापक उपयोग करना। दूसरा है श्रम विभाजन के लिए उच्च क्षमता वाली बड़ी आबादी का समर्थन। और तीसरा है श्रम बाजार की उपलब्धता। ये औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही आपको लिख देना है, पूरा नंबर दिया जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, हमें बताना है जो सामाजिक विषमता है ये क्या होता है। देखिए, इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ना, ये देखिए सामाजिक विषमता वाला, इसका उत्तर देखिए, सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुंच। देखिए, आसमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती है। क्या है? विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती है, जैसे उनकी योग्यता एवं प्रयास में विभिन्नता प्राकृतिक विभिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि ये उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। ये समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वो क्या कहते हैं भैया, वो रहते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 3 नंबर का। इसका उत्तर देखिए, ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती है मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पितृ सत्तात्मक, ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार के बारे में पूछा जाता तो जो मातृवंशीय यहाँ पर पितृ सत्तात्मक कह देते भैया, वो हो जाता। ठीक है, तो दोनों में भैया डिफरेंस है, बस पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक की अर्थ है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न की 19 नंबर प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसका उत्तर है ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना, यहाँ देखिए, भ्रष्टाचार की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। समझ में आ गया। ये आपका 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 1911 और 1921 के बीच भारत में
यहाँ पे देखिए समवृद्धि के दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। 1911 से 1921 के बीच समवृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918 और 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों यानी देश के कुल आबादी जनसंख्या का 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो ये आप देख सकते हैं नकारात्मक रहने के क्या कारण थे। 20 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर देख लीजिए। तो टोटल जो आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसका भी मैंने उत्तर दे दिया है। अब आ चुका है आपका, देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न समाजशास्त्र में 6 प्रश्न आपका दिया होता है, हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है। तो इसका भी मैं आप लोगों को उत्तर बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, मेहनत बहुत करता हूं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है आप लोगों को हाथ जोड़कर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहला है परिविच्छा विवाह। क्या है परिविच्छा विवाह में देखिए विवाह 8 प्रकार का होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब इसमें देखिए मैं 8 प्रकार को बताने वाला हूँ, ये देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न का भी मैं आंसर आपको दिखाऊंगा। देखिए परिविच्छा विवाह में क्या होता है, इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर रहकर उन्हें अपनी उपयुक्तता यानी भैया काबिलियत का परिचय देना होता है। जैसे असम की कुकी जनजाति में, भैया ये असम की जनजाति में होता है। कौन सा जगह पर कौन सा विवाह का प्रचलन है ये इसमें बताया गया है। देखिए दूसरा है सेवा विवाह। कन्या का मूल, यहाँ पे देखिए कन्या का मूल यानी जो लड़की होती है, कन्या का मूल अदा कर पाने की स्थिति में लड़का कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है। जैसे बेगा में और बिरहोर जनजातियों में ये होता है भैया। तीसरा देखिए क्रय विवाह। क्रय विवाह में क्या होता है कि लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है। जैसे ओराव, नागा, गारो और संथाल जाति में। ये तो भैया दहेज वाला हो गया। पहले क्या होता था, दहेज स्टूडेंट बात किया जाए तो लड़की को देना होता था लड़के वाले को, तो अब लड़के वाले को देना होता लड़की वाले को। ये इसमें क्रय विवाह में होता है। चौथा देखिए इसमें भैया बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ने में मजा आ रहा है। देखिए परीक्षा विवाह, इसमें क्या होता है कि विवाह इच्छुक लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है। जैसे भील जनजाति में ये होता है भैया। और चौथा देखिए भैया पांचवा देखिए विनिमय विवाह। लड़के को अपनी विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता है। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है और अभी भी है भैया। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरी शादी क्या है किसी लड़की के साथ हुई, तो उसका भाई और जो मेरी बहन है उसकी भी शादी होनी पड़ेगी। तो ये भैया इसमें विनिमय विवाह में होता है। यानी भैया एक प्रकार से जो होता है ना आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान वही हो जाता है। हरण विवाह में देखिए लड़का लड़की को बलपूर्वक ले जाकर विवाह करता है। जैसे गोंड, संथाल वो जनजाति में होती है। ठीक है, ये देखिए हरण विवाह है भाई। हरण से नाम से पता ही चलता है भैया हरण विवाह। 7वां है हठ विवाह। इसमें देखिए इसमें लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर में घुसकर बैठ जाती है जब तक कि विवाह नहीं हो जाता। जैसे हो संथाल व बिरहोल जनजाति में होती है भैया। 8वां देखिए सह पलायन विवाह। लड़का व लड़की माता पिता से अनुमति ना मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे हो वह भील जनजाति में। तो यहाँ पर भैया देख सकते हैं 8 प्रकार के विवाह है और जनजातियों में विवाह के तरीकों के देख सकते हैं भैया किस तरह से बताया गया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट 22 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि उपनिवेशवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें डिटेल से बताना है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। 6 नंबर का आपका प्रश्न होता है, 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर है उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने यानी ब्रैकेट में देखिए जबरन वहां बसने और उस पर शासन करने का प्रयत्न करता है। ऐसे उपनिवेश यहाँ पे देखिए उपनिवेशकर्ता देश का एक अधिस्थ हिस्सा बन जाता है और फिर उपनिवेशकर्ता देश के लाभ के लिए उस उपनिवेश का तरह तरह से शोषण किया जाता है। वैसे तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से संबंधित है, पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद के अंतर्गत उपनिवेशकर्ता देश उपनिवेश में बसने और उस पर अपना शासन बनाए रखने में ब्रैकेट में यानी व्यापक रूप से स्थानीय नियंत्रण रखने में अधिक रुचि रखता है। अधिक क्या है भैया, अधिक इसमें रुचि रखता है। तो ये आपका 22 नंबर प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया। इसका उत्तर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा पेपर साइड में कर देता हूँ
तो ये 22 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि उपनिवेशवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। इतना लिख दोगे तो आपको जो है 6 नंबर दे दिया जाएगा भैया। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न भी देख लिया आपने। अब चलिए दिखा देता हूँ 23 नंबर प्रश्न। ये देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का आपका प्रश्न है और नारी आंदोलन पर क्या है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर स्पष्ट रूप से आपको बताना है। इसका उत्तर देखिए, स्त्री अधिकार आंदोलन राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। राष्ट्रवादी परिकल्पना के क्या थे, अभिन्न अंग थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के संबंध में मूल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसके साथ ही कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। देने हेतु क्या की भैया, प्रतिबद्धता प्रकट की। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं को स्थान दिया गया था। सबसे पहला देखिए भैया, सभी नागरिक विधि, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, कानून के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट के हिसाब से बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये भी सही है। और चौथा पॉइंट इसमें देखिए, मत अधिकार, देखिए मत अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार के लिए आधार होगा। और यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया हुआ है स्टूडेंट, स्त्रियों को मत डालने यानी भैया वोट वाला जो है प्रतिनिधित्व करने तथा सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। तो नारी आंदोलन पर समाज के क्या प्रभाव पड़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट दिए हुए हैं और इसकी परिभाषा भी दिए हुए हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो को रोककर ज़्यादा जानकारी आप समझ सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, संस्कृति विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है और आपको बताना है कि संस्कृति विविधता क्या होता है, परिभाषा हमें देना है बेसिकली। इसका उत्तर देखिए, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर सांस्कृतिक होना चाहिए शायद। देखिए सांस्कृतिक विविधता, इसमें है सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है बड़े राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि द्वारा परिभाषित समुदायों की उपस्थिति, पहचानों की बहुलता अथवा अनेकता। सांस्कृतिक विविधता का एक चुनौती का रूप ले सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान बहुत ही शक्तिशाली है। इससे एक गहन उत्तेजना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है तथा अक्सर ये अधिसंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। कभी कभी सांस्कृतिक विभिन्नता आर्थिक तथा सार्वजनिक, यहाँ पर देखिए सामाजिक अवमानना के ही उत्पन्न होती है, इससे आगे जटिलता उत्पन्न होती है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है इसका परिभाषा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं उत्तर। वीडियो को रोककर भी आप लोग सारी चीज़ों को समझ लीजिए। स्टूडेंट देखिए, जब आप समझ लेते हैं परिभाषा, ये तो किताबी भाषा सा हो गया, जब आप इसको समझ लेंगे और अपने शब्दों में यानी अपने लैंग्वेज में एग्जामिनर को कॉपी में लिखकर समझाएंगे तो एक वो अलग फील आता है। एग्जामिनर भैया खुश होता है कि बच्चे के पास टैलेंट है, लिखने का तरीका मालूम है, बच्चा जो एक प्रकार से ज्ञानी है, यानी एक प्रकार से कहते हैं ना इंटेलिजेंट, नॉलेज है बच्चे के अंदर, तो वो आप एग्जामिनर को एक प्रकार से प्राउड फील कराते हो और नंबर अच्छा दिया जाता है। तो अच्छे से समझिए, ये मैं आपको बार बार बताता हूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है देखिए 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंध थे। ये प्रयास पश्चिमी उदारवाद के यहाँ पर देखिए पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रत्येक नई दृष्टि में मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। कुछ प्रमुख मिश्रित विचार निम्नवत हैं। अब इसमें देखिए जो 3 समाज सुधारकों के बारे में बताया गया है, सबसे पहले आपके हो जाएंगे राम मोहन राय। इसमें देखिए राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया, भैया समझाया सब लोगों को। दूसरा देखिए यहाँ पर रानडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट
द टेक्स्ट द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। स्टूडेंट ये बारे में पूछा जाएगा बहुविकल्पी में, याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो इसको तैयार कर लीजिए। द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया है। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों को उल्लेखनीय किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र समस्त मानते हैं। उसे क्या है? शास्त्र समस्त मानते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर, शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए, देखिए यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन और यहाँ पर देखिए प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और साहित्य को क्या है? सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथ निरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियाँ थी। क्या थी भैया? पंथ निरपेक्ष और मानवतावादी, उदारवादी प्रवृत्तियाँ थी। तो ये 3 थे स्टूडेंट, तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए, इसका उत्तर दे दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 26 नंबर और आखिरी क्वेश्चन ये कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। देखिए दिया हुआ है, दिखा देता हूँ। देखिए, एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है? चर्चा कीजिए। 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण निम्नवत है। जो विशिष्ट लक्षण क्या है भैया? वो निम्नवत है। सबसे पहला इसमें देखिए, भूमंडलीकरण से अभिप्राय विश्व के लोगों, क्षेत्रों तथा देशों के मध्य वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता में विकास से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। भूमंडलीकरण का क्या है भैया? एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा यहाँ पर देखिए, भूमंडलीकरण में सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार शामिल है। इस विस्तार को आर्थिक नीतियों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और इस प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द से अभिप्राय ऐसे नीतिगत निर्णयों से है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के लिए उद्देश्य से किए गए थे। खोल देने के उद्देश्य से क्या भैया? किए गए थे। तो ये 26 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप इसका उत्तर देख सकते हैं। और इसमें और है तीसरा पॉइंट में कि भूमंडलीकरण के दौरान अनेक आर्थिक कारकों से यहाँ पर देखिए कारकों में से पारराष्ट्रीय निगमों टीएनसी की भूमिका विशेष से महत्वपूर्ण होती है। तो जो आपका 26 नंबर प्रश्न था कि एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या थे, चर्चा कीजिए, इसके बारे में भी मैंने बाकायदा आप लोगों को बता दिया है। अब आ चुका है स्टूडेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। समाजशास्त्र का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और इसमें देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। क्या भैया? हमें व्याख्या करना है। 8 नंबर का ये आपका प्रश्न है। अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में बताइए। और 28 नंबर प्रश्न देखिए कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अनंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। ये भी 8 नंबर का प्रश्न है और क्यों माना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अथवा करके प्रश्न और दिया हुआ है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहा जाता है, इसका आपको प्रमुख उद्देश्य बताना है। और 29 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के कारण धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई है, समझाइए। 8 नंबर का ये भी प्रश्न है, इसका उत्तर देख लीजिए। अथवा करके देखिए क्वेश्चन दिया जाएगा, भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए। तो मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो टोटल आपका 6 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में दिया गया है, यानी एक प्रश्न उत्तर में आपके 2 प्रश्न दिए जाते हैं अथवा करके। तो टोटल 6 दिए हैं, पेपर में आपको केवल 3 ही इनमें से करना है। और ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगा? आपको अपने क्वेश्चन बैंक अपनी बुक में मिल जाएगा। 150 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। 8 नंबर आपको एक प्रश्न पर दिया जाएगा, ठीक है। 150 शब्दों यानी 1.5 पेज से थोड़ा कम में लिखिएगा, कॉपी वाले यानी बोर्ड की कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ।
हालांकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखा जाता है, कैसे हेडिंग लिखा जाता है, ये कॉपी वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने अभी सुबह अपलोड किया है, ठीक, यानी अपलोड किया था स्टूडेंट, तो वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है टॉपर की स्ट्रैटेजी से। आप लोग ये टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और ये सभी प्रश्न का उत्तर भी चैनल पर मैंने हालांकि बता दिया। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, जैसे सर्च कीजिएगा कि भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है, तो वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है, एक एक बताए गए प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के था, काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा समाजशास्त्र का। कल आपको पेपर होने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। जाइए अच्छे से पेपर दीजिए ईमानदारी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।